अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है एडवांस ऑडिटिंग का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर का जो पर्पस है वो आपको इस सब्जेक्ट को एडवांस ऑडिटिंग, या अगर इसका आप ACCA की कोर्स आउटलाइन में टाइटल देखें तो इसका टाइटल है ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस, ASSURANCE, एश्योरेंस। तो क्या मकसद है इस सब्जेक्ट का? सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है, और आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के कहाँ कहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर आपकी इस फील्ड का, इस सब्जेक्ट का स्कोप है। तो मकसद इस लेक्चर का ये है जी कि आपको सब्जेक्ट का तारुफ़ करवाया जाए, इस सब्जेक्ट की ज़रूरत, इसका स्कोप, और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या स्कोप है, क्या एज आपको मिल सकता है, कहाँ कहाँ पर आपके इस सब्जेक्ट के नॉलेज की ज़रूरत है, उसको क्लैरिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इस सब्जेक्ट को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा थ्रू अ केस स्टडी। हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं और इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि आपके सब्जेक्ट का क्या स्कोप है और आपकी कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह का नाम लेकर। केस स्टडी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस केस स्टडी का जो थीम है उसको आपने ध्यान से समझना है, इस स्टोरी को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप अपने सब्जेक्ट की नीड को समझ सकें। तो ये केस स्टडी है जी वीरा की। वीरा एक लेडी है। वीरा डिसाइड्स टू सेट अप अ बिजनेस सेलिंग फ्लावर्स। वीरा ने सोचा, डिसाइड किया कि वो एक बिज़नेस स्टार्ट करेगी फ्लावर्स बेचने का, फूल बेचने का। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठती है। विजिट्स द मार्केट, मार्केट को विज़िट करती है। एंड देन सेट अप अ स्टॉल बाय द साइड ऑफ द रोड, वो रोड साइड पर एक स्टॉल लगा लेती है फ्लावर सेलिंग का। फॉर द फर्स्ट ईयर ऑल गोज़ वेल, पहले साल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ऑल गोज़ वेल का मतलब है सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मतलब उसका ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल रहा। अब जैसे ही आपका बिज़नेस स्टार्ट आप करते हैं तो फर्स्टली आप ये सोचते हैं जी कि आप लॉस से किसी तरह बच जाएं, लॉस को मिनिमाइज़ करें। फिर नेक्स्ट आपकी डिज़ायर ये होती है जी कि आप ब्रेक इवन को टच कर लें, इस लॉस को ज़ीरो कर लें, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर पहुंच जाएं। जब आप उस स्टेज पर भी पहुंच जाते हैं तो फिर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। थर्ड स्टेज में आप ये रिक्वायर करते हैं कि आप प्रॉफिट होना चाहिए। और नेक्स्ट फोर्थ स्टेज है जी अब आप चाहते हैं कि रीज़नेबल प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसी प्रॉफिट जिससे आप समझते हैं कि आपके बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएं और आपकी पर्सनल नीड्स भी फुलफ़िल हो जाएं। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है जहाँ पर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पहले साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, प्रॉफिट आता रहा। शी सेल ऑल द फ्लावर्स शी इज़ एबल टू बाय एंड शी ड्राइव सम इनकम फ्रॉम द बिजनेस। जितने फ्लावर्स ख़रीदती थी वो सेल हो जाते थे और उसे कुछ ना कुछ इनकम भी मिल जाती थी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो जाता था। पहला साल तो इस तरह से गुजर गया। उसने सोचा बिज़नेस करेगी, बिज़नेस उसने मार्केट विज़िट की, सुबह सवेरे उठी, मार्केट विज़िट की और एक स्टॉल लगा लिया फ्लावर सेलिंग का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो जितने फ्लावर्स परचेज़ करती थी वो सारे सेल हो जाते थे और उसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था। होएवर, लेकिन जिस तरह हर कोई सोचता है कि अब पहला साल हो चुका है, आपने ये प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब इस प्रॉफिट में इजाफा होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होना चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह वीरा ने सोचा, वीरा फील्स दैट शी कुड सेल मोर फ्लावर्स। उसने सोचा कि उसका बिज़नेस और एक्सपैंड हो सकता है, वो मज़ीद फ्लावर्स बेच सकती है इफ़ शी वाज एबल टू ट्रांसपोर्ट मोर टू प्लेस वेयर शी सेल्स दैम। अगर वो किसी और जगह पर भी ये स्टॉल लगा ले, मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। हर बिज़नेस देखें अपने होम टाउन से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो
उस पूरी सिटी में, सिटी के बाद प्रोविंस में, फिर कंट्री में, फिर दूसरी कंट्रीज़ में फैल जाता है। उसी सोच के साथ, जो सोच वीरा की थी, वीरा फील्स दैट शी कुड सेल मोर फ्लावर्स इफ़ शी वाज एबल टू ट्रांसपोर्ट मोर टू प्लेस वेयर शी सेल्स देम, कि वो किसी और जगह पर भी चीज़ें बेचे, ये फ्लावर किसी और जगह पर भी जाकर बेचे तो वो ज़्यादा बेच सकती है और इस तरह क्या होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड शी आल्सो नोज दैट देर आर सेवरल अदर रोड्स नियर बाय वेयर शी कुड सेल फ्लावर्स, वो ये जानती थी कि और भी कई ऐसे रोड हैं जिनकी रोड साइड पर स्पेस है कि वहाँ पर वो स्टॉल लगाकर प्रॉफिट कमा सकती है, ये फ्लावर वहाँ पर भी सेल कर सकती है। यही अर्ज होती है देखें हर बिजनेसमैन की, कि जैसे ही वो एक जगह पर सक्सेसफुली रन कर लेता है बिज़नेस, फिर वो दूसरी ब्रांच बनाता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह वो पूरे मुल्क में, फिर इंटरनेशनली, फिर ग्लोबली बिजनेस करता है। तो उसने भी ये सोचा कि वो किसी दूसरी जगह पर भी फ्लावर सेल कर सकती है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इफ़ शी कुड बी इन 2 प्लेसेस एट वंस, अगर वो दोनों जगह पर बिज़नेस करे तो वो ज़्यादा बेहतर बिज़नेस कर सकती है, ज़्यादा फ्लावर सेल कर सकती है। अब हुआ क्या, वन कुड अचीव दीज 2 थिंग्स बाय बाइंग अ वैन और बाय एम्प्लॉइंग अदर पीपल टू सेल फ्लावर इन अदर लोकेशंस। इसके लिए उसे क्या करना है, उसे 2 काम करने हैं। एक, उसे वैन ख़रीदनी है जहाँ से वो फ्लावर ख़रीद कर लाती है, फिर उसको सप्लाई करे दोनों स्टॉल्स पर, और उसे कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, नौकरी पर रखना पड़ेगा, जॉब देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एट अ टाइम दोनों स्टॉल्स पर तो टाइम नहीं दे सकेगी, ड्यूटी नहीं दे सकेगी, तो उसे किसी को साथ हायर कर लेना चाहिए, एम्प्लॉय कर लेना चाहिए इन अदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन पर। किसी एक लोकेशन पर वो खुद बैठ जाए, दूसरी लोकेशन पर किसी और को एम्प्लॉय कर दे, डिप्यूट कर दे। इसके लिए अब वैन ख़रीदनी है, मोर फ्लावर परचेज़ करने हैं, उसके पास कैपिटल कम है, तो उसके ज़रूरत है उसको जी कि वो कोई कैपिटल भी एनहांस करे अपना। वीरा नीड्स मोर मनी टू अचीव दिस एक्सपेंशन ऑफ आवर बिज़नेस। वीरा को अब क्या करना है, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, उसे कैपिटल की ज़रूरत है। अब अगर उसके पास पर्सनल रिसोर्सेज नहीं होंगे, और इंसान के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, एक स्टेज आएगी जब आपके पास कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, आपके पास पर्सनल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, इक्विटी ख़त्म हो जाएगी। आप फिर देखते हैं भाई मैं बैंक से कर्ज़ लूँ, या मैं किसी को पार्टनर साथ में ला लूँ, या मैं शेयर्स ऑफ़र करके कंपनी बना लूँ और लोगों को कहूँ भाई मेरी कंपनी में मेरे साथ इन्वेस्ट करें। तो इसी तरह उसने भी सोचा, शी डिसाइड्स टू आस्क हर रिच फ्रेंड पीटर टू इन्वेस्ट इन द बिज़नेस। उसने देखा कि उसका एक दोस्त है जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, कि पीटर है वो, कि वो उसके बिज़नेस में उसके साथ इन्वेस्ट कर ले। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ना, कि आपने जब किसी को बिज़नेस में अपने साथ मिलाना है, पार्टनर बनाना है, तो आप उसी को ही कॉल करते हैं, उसी से कांटेक्ट करते हैं जिस पर आपको एतमाद होता है और जिसको आप पर एतमाद होता है। जब आप बड़े क्लोज़ रिलेशन में जो लोग होते हैं उन्हीं की तरफ देखते हैं कि भाई इनको साथ मिला लिया जाए, इनको अपना पार्टनर बना लिया जाए। तो इसी तरह जाहिर सी बात है वीरा ने भी जो सोचा कि वो अपने रिच फ्रेंड पीटर से कहती है कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करे। वीरा को पीटर पे एतमाद होगा, पीटर को वीरा पर एतमाद होगा। वीरा को इस बात का भी एतमाद है कि वो पीटर से कहेगी तो वो इनकार नहीं करेगा। पीटर को भी इस बात पर एतमाद होना चाहिए कि मैं अपने पैसे जो हैं, अपना फंड्स जो हैं वो वीरा को दूंगा, तो वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगी। पीटर कैन सी द पोटेंशियल। जब पीटर को उसने ऑफ़र की ना कि भाई मेरे बिज़नेस में मेरे साथ तुम इन्वेस्ट कर लो, तो पीटर कैन सी द पोटेंशियल ऑफ वीराज बिजनेस एंड वांट्स टू इन्वेस्ट। पीटर ने देखा कि वीरा के बिज़नेस में जान है, पोटेंशियल है, उसका बिज़नेस ग्रो कर सकता है, ग्रो कर रहा है। अब उसने ये सोच कर एंड वांट्स टू इन्वेस्ट, और उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो वीरा के बिज़नेस में उसके साथ इन्वेस्ट कर ले। बट ही डज़ नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस, क्योंकि वो काम ऑलरेडी कोई कर रहा होगा या उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो काम के बारे में जानता नहीं। वो रिच फ्रेंड है, वो किसी स्टॉल पे क्यों बैठेगा। लेकिन उसे प्रॉफिट का लालच था, उसने कहा ठीक है जी मैं आपके साथ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो उसने क्लियर कर दिया कि भाई मैं आपके साथ मैनेजमेंट में किसी शॉप पर नहीं बैठूंगा, कोई मैनेजमेंट का काम नहीं करूँगा, किसी दूसरे स्टॉल पर ड्यूटी नहीं मैं दे सकता, मैं सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर दूँगा आपके साथ। He also does not want to have ultimate liability for the debts of the business if it fails। और उसने ये भी कह दिया क्योंकि मैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, पीटर ने कह दिया साफ साफ कि भाई मैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है,
मैं मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, इस वजह से मैं इस बिज़नेस के जो कर्जे होंगे ना, डेट्स होंगे, जो अल्टीमेट फेलियर में अगर बिज़नेस चला जाता है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा, मुझे मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी चाहिए वापस। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया, ही देयर फॉर सजेस्ट, फिर पीटर ने ये कहा दैट हम एक लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। लिमिटेड कंपनी का फ़ायदा ये है कि उसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अगर नुकसान हो भी जाए तो एक ख़ास हद तक नुकसान होता है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता बिज़नेस डेट्स को पे करने के लिए। तो पीटर को इस बात का खदशा था कि भाई अगर मैं बिज़नेस फेल हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो ये ना हो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है वो इसको डेट्स को उतारने के लिए यूज़ हो जाए। तो उसने कहा भी एक लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। ही विल ओन द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर एंड एंटाइटल टू डिविडेंड, उसने कहा जी मैं उसके शेयर खरीदूंगा, मतलब उसमें हिस्सा ले लूँगा कंपनी में, और मैं मेजर शेयर मेरे पास हो जाएंगे और मुझे इसके बदले में एंटाइटल टू डिविडेंड, और इसके बदले में मुझे क्या मिला करेगा, डिविडेंड मिला करेगा। अब पीटर ने काम नहीं करना, इन्वेस्ट उसने किया है, मेजर शेयर उसके पास हैं, वो अर्न करना चाहता है लेकिन ख़ुद काम नहीं करना चाहता। वीरा विल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, वीरा को उसने कहा भाई तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करो, मतलब काम सारा तुमने हैंडल करना है, मुझे सिर्फ डिविडेंड में हिस्सा चाहिए। और वीरा ने क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना है, उसे रूटीन वर्क करना है, 9 to 5 की ड्यूटी करनी है, परचेजिंग करनी है, सेलिंग करनी है, अकाउंट्स का हिसाब रखना है, सारी मैनेजमेंट करनी है। वीरा को उसने कहा भाई तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलेगा, उसके साथ साथ एंड बी पेड आ सैलरी फॉर हर वर्क, तुम्हें इसके इजाफी काम का मैं मतलब बिज़नेस में से सैलरी भी तुम ड्रॉ कर सकती हो। अब स्टोरी ये है जी, वीरा और पीटर के आपस में इश्तराक हो चुका है, लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, वीरा भी इन्वेस्टर है, पीटर भी इन्वेस्टर है। वीरा जो है वो काम भी कर रही तो उसे उसके बदले में सैलरी भी मिलेगी, प्रॉफिट में हिस्सा तो दोनों को मिलेगा, लेकिन पीटर को सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है। अब आप देखें बिज़नेस का सिनेरियो कैसे चेंज होगा, बिज़नेस एक्सपैंड हो जाएगा, एक और स्टॉल लग जाएगा, एक में वीरा जो है वो ड्यूटी देगी, दूसरे में कोई एम्प्लॉय वो हायर कर लेंगे, ऑनर दो हो गए, वीरा भी ऑनर है और पीटर भी ऑनर है। काम सिर्फ वीरा ने करना है, प्रॉफिट में हिस्सा दोनों को मिलना है, वीरा को भी मिलना है और पीटर को भी मिलना है। एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आप सैलरी देंगे एम्प्लॉय को। वीरा को एज ये है कि उसे प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलेगा, साथ साथ उसे सैलरी भी मिलनी है, जबकि पीटर को सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है उसके शेयर के हिसाब से जो आपस में वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहला साल गुजरा उनकी इस लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद, जब एक साल गुजरा एज अ लिमिटेड कंपनी के तौर पे, पीटर रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वीरा ने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, इनकम स्टेटमेंट बनाई, बैलेंस शीट बनाई। स्टेटमेंट्स बनाने के बाद उसने ये सारी तफसीलात, ये गोशवारे, ये स्टेटमेंट की एक कॉपी पीटर को भिजवा दी, ताकि पीटर को पता चले ना भाई एक साल गुजर चुका है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या इक्विटी में कितना इजाफा हुआ, एसेट्स में कितना इजाफा हुआ, लाइबिलिटीज़ में क्या चेंज आई, कैपिटल में क्या चेंजेस आई। जब उसने पीटर को कॉपी दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, पीटर प्रॉफिट्स आर लोअर देन एक्सपेक्टेड, तो प्रॉफिट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नज़र आ रही थी दैट इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेशन से कम थी। सो हिज डिविडेंड विल नॉट बी एज लार्ज ही हैज़ होप्ड, जितना वो उम्मीद रख रहा था पीटर कि भाई मुझे इतना मुनाफा मिलेगा, जैसे कि वीरा ने उसे बताया था कि पहले साल इतना मुनाफा आया है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तुम भी इन्वेस्टमेंट करो तो तुम्हें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जाहिर सी बात है, चाहे वो दोस्त थे लेकिन वीरा ने उसे बताया तो होगा ना कि भाई मेरे बिज़नेस का ये पोटेंशियल है, ये ग्रोथ है मेरे बिज़नेस की, तुम इन्वेस्ट करो तुम्हें भी प्रॉफिट मिलेगा। अब पीटर जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, प्रॉफिट आर लोअर, प्रॉफिट उससे कम आई। अब प्रॉफिट कम आने से क्या हुआ, जाहिर सी बात है पीटर की जो एक्सपेक्टेशन थी डिविडेंड उसे उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। ही नोज़ दैट वीरा इज़ पेड अ सैलरी सो डज़ नॉट केयर एज मच एज हिम दैट प्रॉफिट्स आर लो। अब पीटर बेशक उसका दोस्त है लेकिन उसके माइंड में क्या बात आती है, उसके माइंड में ये बात आती है कि वीरा को तो प्रॉफिट का कम होना इतना फील नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वीरा को तो सैलरी भी मिली है, पीटर को तो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिला है। तो पहले ही साल के एंड पर पीटर के माइंड में ये शक पैदा हो जाता है, ये डाउट पैदा हो जाता है अपनी ही दोस्त के बारे में, जिस पर उसे यकीन था, वीरा को भी यकीन था, पीटर को भी यकीन था, तब तो उसने इन्वेस्टमेंट दे दी अपनी। पहले ही साल के एंड पर ही नोज, उसने कहा जी वीरा को तो सैलरी मिलती है, इस वजह से उसने ज़्यादा केयर ही नहीं की, क्योंकि उसे सैलरी मिल रही थी, प्रॉफिट का कम होना उसको तो नहीं इतना नुकसान पहुंचा, लेकिन मुझे तो नुकसान हुआ, मैं तो जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुताबिक प्रॉफिट नहीं आई। अब ये पहले ही साल माइंड में डाउट क्रिएट हो गया, शक पैदा हो गया।
पीटर इज़ कंसर्न बाय द लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड फील दैट ही वांट्स फर्दर अश्योरेंस ऑन अकाउंट्स। बात ज़रा फॉलो कीजिएगा। पहले ही साल पीटर के माइंड में डाउट क्रिएट हो गया। अब होगा क्या इस डाउट की वजह से, जो शक पैदा हुआ है ना आपस में, इससे ताल्लुकात भी ख़राब होंगे वीरा और पीटर के। पीटर इस साल इंतज़ार कर लेगा, अगले साल अगर उसे फिर फील हुआ या पूरा साल वो इस परेशानी में रहेगा, इस डाउट में रहेगा कि शायद वीरा जो है वो एफर्ट नहीं करे, वीरा ने बगैर अगर किसी अपनी बीमारी की वजह से छुट्टी भी कर ली तो पीटर को ये फील होगा जी वीरा को तो सैलरी मिलनी है, उसको तो परवाह ही नहीं है इस बात की। इस डाउट का अल्टीमेट नतीजा क्या होगा, पीटर जो है वो क्लेम कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा, विदड्रॉ कर लेगा, डिसइन्वेस्ट कर लेगा, क्लेम कर देगा भाई मेरे पैसे वापस कर दें, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या मैं इतने पैसे कहीं और इन्वेस्ट करूं बैंक में या किसी और सिक्योरिटीज़ में तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। दोनों को जब डाउट क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली रिलेशन भी ख़राब होंगे, फिर डिसइन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, वीरा को वो स्टॉल दूसरा बेचना पड़ेगा। अब जब स्टॉल बेच के वो वापस पहले स्टॉल पे आएगी, बिजनेस ग्रो कर रहा तो देखें बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो तो उसकी रिप्यूट में इजाफा होता है। जैसे बिजनेस वापस अपनी असली हालत में आ जाए ना, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए तो उसकी रिप्यूट डिस्टर्ब हो जाती है। वो जब बेचेगा दूसरा स्टॉल बेचेगी तो जाहिर सी बात है उतनी रिकवरी तो नहीं हो सकेगी। बिजनेस जब आप सेल करते हैं तो वो उतनी अमाउंट तो नहीं रिकवर होती जितनी आपने इन्वेस्ट की होती है, तो शायद उसका इनिशियल बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा, जो उसका फर्स्ट स्टॉल था वो भी शायद नहीं रहेगा, उसमें भी उसे लॉस बियर करना पड़ेगा, उसकी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो सकती है, तो अल्टीमेटली ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। वीरा के माइंड में भी ये डाउट क्रिएट हो सकता है कि मैंने जो, अगर पीटर को इस बात का शक है कि भाई प्रॉफिट कम आ रहा है तो वीरा के माइंड में भी शक पैदा हो सकता है ना, या दोनों के माइंड में, वीरा और पीटर दोनों के माइंड में ये भी डाउट हो सकता है कि दूसरी ब्रांच हमने ओपन की थी उसमें हमने एक एम्प्लॉय हायर किया हुआ है, वो एम्प्लॉय भी तो फ्रॉड कर रहा हो सकता है ना हमसे, हो सकता है वो मिस स्टेट कर रहा हो सकता है वो मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है वो मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा हो, गलत इस्तेमाल कर रहा हो, कुछ सेल वो बता ही ना रहा हो, कुछ चीज़ें वो पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ कर रहा हो, बता ही ना रहा हो, एम्प्लॉय पर भी शक पैदा हो सकता है। एम्प्लॉय पर शक पैदा होगा, आप एम्प्लॉय निकाल देंगे, हर रोज़ एक नया एम्प्लॉय रखेंगे, उसके साथ नया एक्सपीरियंस, उसको काम सिखाना पड़ेगा, वो सारी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, फिर जाहिर सी बात है आए दिन एम्प्लॉय चेंज करेंगे तो आपका बिज़नेस उस तरह कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बनेंगे आपके। किस्सा मुख्तसर बात यह है जी कि जब भी बिज़नेस में, अब देखें मेरी बात सुने चलें, फर्स्ट देखें वीरा जब बिज़नेस कर रही थी तो कोई मसला नहीं हुआ, पहले साल ऑल गोज़ वेल, हर चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही थी, कोई शक कोई मसला नहीं पैदा हुआ, जितनी भी प्रॉफिट आई वो वीरा उससे गुजारा करते रही अपना, कोई एम्प्लॉय उसने हायर नहीं किया हुआ था, कोई डाउट नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन जैसे ही दूसरे साल नया इन्वेस्टर आया, पीटर आया और नया एम्प्लॉय हायर किया, तब से मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। मुमकिन है ये पहले साल ना हो, दूसरे साल हो जाए, तीसरे साल हो जाए, लेकिन होंगे ज़रूर। इंसान एक दूसरे पे अपने से ज़्यादा एतबार किसी पे नहीं करता। जैसे आप देखें ना, अपने बारे में आप समझते हैं जी मैं बड़ा मुखलिस हूँ, इंसान कभी अपने आप को मुनाफिक नहीं कहता, दूसरों को कहता भाई देखो वो मेरे सामने हो रहा है, दूसरों के सामने हो रहा है, जबकि इंसान खुद भी फितरतन ऐसा ही है। अमीर के साथ जो है आपका रवैया डिफरेंट है, गरीब के साथ रवैया डिफरेंट है, स्टेटस को के साथ आपका रवैया डिफरेंट होता है। तो इंसान को कभी अपने ऊपर शक नहीं होता, लेकिन दूसरों पर शक रहता है, ये उसकी नेचर में शामिल है। तो पीटर इज़ कंसर्न विद द लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड फील दैट ही वांट फर्दर अश्योरेंस ऑन द अकाउंट। अब पीटर ने ये सवाल उठाया कि क्यों ना हम अपने अकाउंट्स, अपने हिसाब किताब के बारे में अश्योरेंस लें। अश्योरेंस मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। देखिए मैंने आपको बुक का टाइटल दिखाया था ना कि ACCA की बुक में पेपर F8 है, उसमें जो टाइटल है वो ऑडिट एंड अश्योरेंस है। तो ये जो अश्योरेंस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी, पीटर को फर्दर अश्योरेंस चाहिए, तसल्ली चाहिए। किस बात पर तसल्ली? कि भाई जो सारा साल होता रहा, जो हिसाब किताब है, जो अकाउंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं, उसे अश्योरेंस चाहिए। वरना पीटर के माइंड में डाउट रहेगा तो जैसा कि मैंने बताया कि डाउट रहा तो ये डाउट बढ़ता जाएगा, डे बाय डे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएंगी। जब वो एक दूसरे से क्लेम करेंगे तो उनका ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली पीटर डिसइन्वेस्ट कर लेगा, बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। बिजनेस की लाइफ थ्रेट है ये कि जो पार्टनर्स हैं या ऑनर्स का अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट ना होना या ऑनर्स का आपस में एक दूसरे के साथ डिसट्रस्ट हो जाना, ये बिज़नेस को फेलियर की तरफ ले जाएगा।
तो पीटर इज़ कंसर्न बाय द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स एंड द फील्स दैट ही वांट्स फर्दर अश्योरेंस ऑन द अकाउंट्स। पीटर का जो कंसर्न है वो लेवल ऑफ प्रॉफिट के साथ है, और पीटर ये फील करता है कि उन्हें अकाउंट्स के बारे में किसी से अश्योरेंस लेनी चाहिए। अकाउंट्स के बारे में अश्योरेंस का मतलब ये है कि उसे तसल्ली चाहिए, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन की अश्योरेंस चाहिए, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन की अश्योरेंस चाहिए। अब इंडिपेंडेंट पर्सन की अश्योरेंस का मतलब क्या हुआ भला, कि भैया आपको ये तसल्ली चाहिए कि वीरा ने जो किया था, पीटर ने जो किया था, वो ठीक था या नहीं। अब इस अश्योरेंस का मतलब क्या है, जैसा मैंने बताया, अश्योरेंस का मतलब है कोई आपको आकर तसल्ली दे, ताकि ये माइंड से डाउट निकल जाए। ये जो शक पैदा हो गया ना पीटर के जहन में, या वीरा और पीटर के जहन में जो शक पैदा हुआ एम्प्लॉय के बारे में, या पीटर के जहन में जो वीरा के बारे में या एम्प्लॉय के बारे में डाउट क्रिएट हुआ है कि भाई वीरा ने तो केयर ही नहीं की, उसे तो प्रॉफिट मिलना था, उसने तो बॉदर ही नहीं किया, उसने तो उतनी एफर्ट ही नहीं की जितनी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि उसे सैलरी मिलनी थी। भाई अगर आप ये चाहते हैं कि फ़र्दर वो दोनों बिज़नेस करें, उनका आपस में ट्रस्ट जो है वो मेंटेन रहे, तो ज़रूरत है जी यहाँ पर पहले साल ही उनके दरमियान अश्योरेंस की जाए। He does not know whether they give true reflection of the last year trading. अब किस बात का डाउट है कि जो अकाउंट्स हैं क्या ये सच बता भी रहे हैं या नहीं। Does not know whether they give a true reflection on the last year trading. क्या ये जो अकाउंट्स हैं ये सही बता भी रहे हैं, सच बता भी रहे हैं या नहीं बता रहे। Particularly as the profit do not seem as high as those Veera had predicted when he agreed to invest. क्योंकि जब पीटर एग्री हुआ था, उसने जब वीरा ने जब उसे एग्री किया था, तो उसे जो प्रॉफिट बताई थी प्रॉफिट उतनी नहीं आई। अब इस बात पर पीटर को जो डाउट है वो चाहता है कि अब इस पर कोई अश्योरेंस दे दे, आकर कोई तसल्ली दे दे, मतलब कोई चेक करके बता दे भाई नहीं ठीक है, वीरा ने सही काम किया है, वीरा ने अकाउंट्स सही मेंटेन किए हैं, प्रॉफिट जो नज़र आ रहा है वही ठीक है, वीरा ने कोई झूठ नहीं बोला, या एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई मैनिपुलेशन नहीं की, कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं की। अभी जो अश्योरेंस है ये कौन देगा। बात ज़रा फॉलो किया आपने। केस स्टडी का रिजल्ट क्या निकला है। केस स्टडी का रिजल्ट ये निकला जी, पहले साल जब वीरा अलहदा बिजनेस कर रही थी, अकेली काम कर रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही एक एम्प्लॉय हायर किया और नया इन्वेस्टर साथ आया तो डाउट्स क्रिएट हो गए, अश्योरेंस की ज़रूरत पैदा हो गई कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आकर अश्योरेंस दे दे, ताकि ये आपस में जो इख्तलाफात हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। अब अश्योरेंस, ये जो तसल्ली है ये कौन देगा। देखें, अगर वीरा कहे जी मैंने चेक कर लिया है अकाउंट सारे, मैंने हिसाब किताब सारे चेक कर लिए हैं, कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो क्या पीटर को ट्रस्ट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटर के माइंड में ये डाउट आ चुका है कि शायद वीरा ने सही काम नहीं किया, केयरलेसनेस से काम किया है, उसको सैलरी मिल रही थी, या पीटर हिसाब किताब चेक करके कहे जी मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ जी, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो वीरा कभी भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है भाई पीटर की इन्वेस्टमेंट है, पीटर पहले ही जो है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रॉफिट नहीं है, वो तो जानबूझ के गलतियाँ निकालेगा। या अगर वो एम्प्लॉय कह दे कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ या मैं आपको अंडरटेकिंग देता हूँ जी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, भाई ये तीनों अगर एक दूसरे को तसल्ली देंगे तो एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंसर्न पार्टीज़ हैं, वीरा भी, पीटर भी और वो एम्प्लॉय भी। तो यहाँ से रिज़ल्ट नहीं निकला भाई कि जो अश्योरेंस की ज़रूरत है वो क्रिएट होनी है कब, जब भी बिज़नेस में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। वीरा अकेली थी, कोई मसला नहीं था, पीटर आया और एम्प्लॉय आया तो मसले पैदा होना शुरू हो गए, और होंगे, लाजमी होंगे, ये नेचुरल है, हर बिज़नेस में होते हैं। अच्छा जी, अगर होते हैं तो फिर ये दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप बिजनेसेस रन कर रहे हैं, सालों साल से चल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं भाई। उसका हल ये होता है कि हर साल या हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अश्योरेंस लेते हैं, तसल्ली लेते हैं,
कोई आउटसाइडर, कोई इंडिपेंडेंट, जिसका ताल्लुक ना वीरा के साथ हो, ना पीटर के साथ हो, ना एम्प्लॉय के साथ हो, ना वीरा का वो जानने वाला हो, ना पीटर का जानने वाला हो, ना एम्प्लॉय हो, ना खुद हो, ना इनके जानने वाले हों, कोई आज़ाद बंदा वो आकर तसल्ली दे दे। अब आज़ाद बंदा कौन सा जी? आप किसी को समझदार को ले आए जी मोहल्ले में, कोई आपके जी बड़े हमारे बड़े समझदारी की बातें करने वाले कोई बाबा जी हैं, उनको ले आते हैं? नहीं भाई, मस्जिद का मौलवी, कोई आलिम नहीं। आप अश्योरेंस जब लेंगे तो ऐसे शख्स से लेंगे जिसके पास बिज़नेस का नॉलेज होगा, जिसके पास अकाउंट्स का नॉलेज होगा, जो बिज़नेस के सिस्टम को समझता होगा, जो अकाउंट्स को समझता होगा। तो आप किसी नॉलेजेबल पर्सन को लेकर आएंगे, और वो नॉलेजेबल पर्सन ना वीरा को जानता हो, ना उसके साथ उसका कोई लिंक हो, रिलेशन हो, ना पीटर के साथ, ना किसी एम्प्लॉय के साथ। आज़ाद इंडिपेंडेंट शख्स अगर आकर ये हिसाब लगाकर, चेक करके, एग्ज़ामिन करके, सिस्टम को देखकर ये बता दे, ये स्टेटमेंट दे दे कि भाई मैंने सारे अकाउंट्स को चेक किया है, मामलात को देखा है, वीरा ने कोई फ्रॉड नहीं किया, वीरा ने कोई लापरवाही से काम नहीं किया, एम्प्लॉय ने ईमानदारी से काम किया है, एम्प्लॉय ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई मिस अप्रोप्रिएशन, कोई मैनिपुलेशन, कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं की, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं की, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली जो है वो ट्रस्ट मेंटेन हो जाएगा। पीटर के माइंड से डाउट निकल जाएंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट, दो बातें मैं कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट आज़ाद शख्स, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है जिसका ना वीरा से ताल्लुक़ हो, ना पीटर के साथ, ना एम्प्लॉय के साथ, और नॉलेजेबल पर्सन जिसके पास नॉलेज हो बिज़नेस का, सिस्टम का, अकाउंटिंग का। अगर ऐसा कोई शख्स आकर अश्योरेंस दे दे, तसल्ली दे दे कि भाई एग्जामिनेशन करने के बाद तसल्ली दे दे भाई कि सब कुछ कायदे और कानून के मुताबिक हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हुआ है, तो इससे क्या होगा? पीटर का जो डिस्ट्रस्ट था ना, बेएतमादी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। वीरा और पीटर की अगर एम्प्लॉय पर डिस्ट्रस्ट था, उसके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो जाएगी। तो फिर वो एक और साल बिज़नेस करेंगे। इसी तरह हर साल के एंड पर या हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट, कोई नॉलेजेबल पर्सन आकर अश्योरेंस दे दिया करे, तसल्ली दे दिया करे कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, कायदे कानून के मुताबिक हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। ना सिर्फ मेंटेन रहेगा बल्कि वीरा और पीटर मिलकर हो सकता है नेक्स्ट ईयर किसी थर्ड पर्सन को साथ इन्वॉल्व करें, फोर्थ को, फिफ्थ को। इसी तरह नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हज़ारों लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं कंपनीज़ में। थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, लाखों की तादाद में मुलाजमीन जॉब कर रहे होते हैं। कैसे ट्रस्ट बहाल रहता है कि वो हर साल या हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने अकाउंट्स को, सिस्टम को, बिज़नेस को एग्ज़ामिन करवाते हैं किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से, नॉलेजेबल पर्सन से, जो एग्ज़ामिन करने के बाद, चेक करने के बाद बता देता है, राय दे देता है भाई कि चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ से हमने क्या रिज़ल्ट निकाला जी कि ये जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है ना, इसका हल क्या है? इसका हल ये है, द सोल्यूशन इज़ दैट द अश्योरेंस पीटर इज़ सीकिंग, पीटर को जिस अश्योरेंस की ज़रूरत है, कैन बी गिवन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिट और रिव्यू, कि कोई आकर ऑडिट कर ले, चेक कर ले, रिव्यू कर दे, नज़रसानी कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो वो अश्योरेंस मिल जाएगी। अब अश्योरेंस के लिए क्या ज़रूरत है? एन ऑडिटर कैन प्रोवाइड टू थिंग दैट पीटर रिक्वायर, पीटर को दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक नॉलेजेबल रिव्यू करे, कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार जो बिज़नेस को जानता हो, सिस्टम को जानता हो, कंपनी को जानता हो, अकाउंट्स को जानता हो, और इम्पार्शल व्यू, इम्पार्शल मतलब आज़ाद राय देने वाला इंडिपेंडेंट पर्सन, ना जो पीटर का रिलेशन में हो, ना वीरा के रिलेशन में हो, ना एम्प्लॉय से उसका कोई लिंक हो। तो अश्योरेंस कैसे मिलती है? जब कोई नॉलेजेबल रिव्यू करता है, जब कोई इम्पार्शल व्यू देता है, आज़ाद राय देता है, जब कोई नॉलेजेबल व्यू देता है, रिव्यू करता है, नज़रसानी करता है, तो फिर आपको आज़ाद राय मिलती है, फिर अश्योरेंस मिलती है। तो इसका मतलब है जी अश्योरेंस की ज़रूरत होगी कब? जैसे ही आपके बिज़नेस में कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी ऑनर की शक्ल में, एम्प्लॉय की शक्ल में जब भी कोई बिज़नेस में शामिल होगा, तो अश्योरेंस की ज़रूरत है। आप ये सब्जेक्ट सीख रहे हैं, इसको सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप ऑडिट करना सीखेंगे, अश्योरेंस देना सीखेंगे, तो क्या होगा?
आप हर उस बिज़नेस में आपकी ज़रूरत होगी जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे। मतलब पहले वीरा अकेली थी तो ज़रूरत नहीं थी ना, तो जैसे ही एम्प्लॉय आया और पीटर आया ज़रूरत पैदा हो गई ना अश्योरेंस की। तो आपके इस सब्जेक्ट की हर उस बिज़नेस को ज़रूरत है। ये जो ऑडिट करने की, रिव्यू करने की, एग्जामिन करने की स्किल आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे ना, इसकी किसको ज़रूरत है? हर उस शख्स को ज़रूरत है, हर उस बिज़नेस को ज़रूरत है जिस बिज़नेस में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। वो एक से ज़्यादा लोग ऑनर की शक्ल में शामिल हो जाएं, वो एक से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय की शक्ल में शामिल हो जाएं, वहाँ पर इंडिपेंडेंट रिव्यू की, नॉलेजेबल रिव्यू की, इम्पार्शियल ओपिनियन की ज़रूरत है। तो आपकी ये जो स्किल आप सीखेंगे, इसकी हर बिज़नेस को ज़रूरत है। आप देखें कौन से बिज़नेसेस हैं जो सिंगल पर्सन कर रहे होते हैं। 99% बिज़नेसेस वो हैं जहाँ पर एक छोटी सी शॉप वाला भी ना, उसने भी काम करने के लिए एक मुलाजिम रखा होता है। एक छोटे बिज़नेस से लेकर मल्टी नेशनल कंपनी तक हर बिज़नेस को अश्योरेंस की ज़रूरत है, ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, एग्जामिन करवाने की ज़रूरत है। तो अगर उसकी ज़रूरत है तो इसका मतलब आपके सब्जेक्ट की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। तो इस सब्जेक्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि भाई आप अपने अंदर ये स्किल पैदा कर लें, ये स्किल पैदा कर लें कि आपने किस तरह अश्योरेंस देनी है, किस तरह रिव्यू करना है, किस तरह इम्पार्शियल ओपिनियन देनी है। जैसा कि मैंने बताया कि आप से मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई, अगर आप इस सब्जेक्ट को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट के बारे में आप लर्न करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो आपके अंदर ये स्किल पैदा हो जाएगी। आपके अंदर ये स्किल पैदा हो जाएगी कि आप नॉलेजेबल रिव्यू कर सकते हैं, इम्पार्शियल व्यू दे सकते हैं। होप्स हो कि आपके लिए ये लेक्चर जो है ये बड़ा हेल्पफुल हुआ होगा इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में, इसकी नीड को अंडरस्टैंड करने में। मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि आपने अच्छी तरह से इस लेक्चर को वॉच किया होगा, इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।